सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह। और आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में सिर्फ व्यापार करने के लिए आया था, पर वो इंडिया को 200 साल तक गुलाम बना कर रखा था। ठीक है, तो उस कंपनी को हम माइंड मैप के थ्रू देख लेंगे। ये माइंड मैप बेस्ड ऑन है मॉडर्न हिस्ट्री के बुक स्पेक्ट्रम के ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई चाहता है कि स्पेक्ट्रम को कम टाइम में रिवीजन कर ले तो वो कर सकता है इस माइंड मैप के थ्रू। और इस लेक्चर से बहुत सारे एग्जाम टारगेट हो सकते हैं, जैसे कि पीसीएस हो सकता है एक नंबर पे, और फिर दूसरा सीजीएल मेंस वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल में अगर डेप्थ में अगर आ गया तो इस लेक्चर में सब कवर हो जाएगा। और प्लस सीडीएस, एफ कैट, सीडीएस और सीएपीएफ वाले भी इस लेक्चर के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट करेंगे द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। और माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट करने के पीछे का मेन रीजन ये है कि माइंड मैप के थ्रू हम पॉइंट टू पॉइंट और स्टोरी वाइज में कंप्लीट कर लेंगे, और ताकि हमें ये रटने का जरूरत ना पड़े और स्टोरी के फॉर्म में आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अराइवल्स ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया थ्रू माइंड मैप। तो सबसे पहले हमें देखना है फाउंडेशन और चार्टर के ऊपर कि कैसे परमिशन मिला था। तो 1599 की बात है, जब मर्चेंट एडवेंचरर फॉर्म करते हैं एक कंपनी को, और कंपनी को फॉर्म करने के बाद कहाँ जाता है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास। और 31 दिसंबर 1600 में क्या मिलता है इनको, रॉयल चार्टर मिलता है किससे, एलिजाबेथ से, जो कि क्वीन थी। ठीक है, उसके बाद ये मोनोपोली मिलता है कितने साल के लिए, 15 साल के लिए मिलता है। और जो कंपनी फॉर्म होता है उसका कंपनी का क्या नाम था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये पूरा नाम हमने मेंशन नहीं किया, यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ है। ठीक है, तो वो आप सुनकर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, और क्या होता है कि मई 1609 में ये जो मोनोपोली एक्सटेंड हो जाता है इन्फिनाइट टाइम के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि ये जो कंपनी बन चुके थे, मोनोपोली भी मिल चुका है, तो इसके साथ साथ इंडिया में कंटेम्प्रेरी में कौन शासन कर रहा था और इंडिया में क्या चल रहा था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इंडिया में उस समय 1605 में अकबर का डेथ हो चुका था, और डेथ के बाद उनका बेटा जहांगीर शासन कर रहा था, जो कि 1605 से लेकर 27 तक शासन करता है। और पुर्तगीज भी थी, पुर्तगीज की भी कंपनी थी, और डच भी थे। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं अपने शिप हेक्टर से। ठीक है, और कब आते हैं, 1608 में आते हैं। कहाँ पे, सूरत में। और सूरत में आने के बाद ये क्या करते हैं, 1609 में जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, और जहांगीर के कोर्ट में जाकर ये इनका जो मेन एम क्या था, तो सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का परमिशन लेना। लेकिन उस समय इनको परमिशन नहीं मिलता है। नहीं मिलने के पीछे का रीजन क्या था, रीजन था कि पुर्तगीज उस समय अपोज कर देता है। ठीक है, और पुर्तगीज से जहांगीर का रिलेशन उस समय अच्छा चल रहा था। और इनको क्या मिलता है, अपॉइंटेड है मनसबदार ऑफ 400। इसके पीछे मिलने के पीछे का भी स्टोरी है, क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस को उस तुर्की लैंग्वेज आता था, और जहांगीर उस तुर्की लैंग्वेज में बात करते हुए इनको सुन के इम्प्रेस हो चुका था, तो उसके वजह से ये मिला था मनसबदार ऑफ 400। ठीक है, फिर आता है नवंबर 1611। नवंबर 1611 में क्या करते हैं, विलियम हॉकिंस आगरा छोड़ देते हैं, और फिर कहाँ जाते हैं, मसूलीपट्टनम, जहाँ पे वो 1611 में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 1612 की कहानी है। 1612 में क्या होता है, कैप्टन थॉमस बेस्ट आते हैं, और ये जब इंडिया पहुंचते हैं तो पहुंचते समय इनको कौन मिल जाते हैं, पुर्तगीज मिल जाते हैं, और इन दोनों में लड़ाई वहाँ से चालू हो जाता है। बेसिकली कैप्टन थॉमस बेस्ट आते हैं अपने शिप, इनका जो शिप का नाम था ड्रैगन नाम था, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और पुर्तगीज वर्सेस इंडिया चालू हो जाता है। और 1612 में क्या होता है, बैटल ऑफ स्वैली स्टार्ट हो जाता है, जो कि इनके पहुंचते ही स्टार्ट हो जाता है कैप्टन थॉमस बेस्ट के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंग्लिश जीत जाता है, और इंग्लिश के जीतने की वजह से जहांगीर इंप्रेस हो जाता है इंग्लिश से। इंप्रेस होने के पीछे के भी कारण ये है कि उस समय तक पुर्तगीज वाले, इनका जो नेवी था, इनका नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग था, और जो ये इंग्लिश है वो एक छोटी सी कंपनी थी जिससे ये पुर्तगीज हार चुके थे। तो इसी कारण से जहांगीर इंप्रेस होके और इंग्लिश वाले को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को क्या देता है, ग्रांट दे देता है, परमिशन दे देता है, कहाँ पे, सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए। 1613 में अंडर थॉमस एल्डवर्थ के अंडर में सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश होता है। फिर नेक्स्ट मूव करता है, नेक्स्ट में हमें पढ़ना है सर थॉमस रो के बारे में और उनके मिशंस के बारे में। ठीक है, तो सर थॉमस रो कौन थे, तो एम्बेसडर थे जेम्स वन के,
और ये जहांगीर के कोर्ट में आते हैं कब, 1615 से फरवरी 1619 तक रहते हैं जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। और ये बेसिकली चाहते थे जहांगीर से कि कमर्शियल ट्रीटी इनको उसका परमिशन मिल जाए कमर्शियल ट्रीटी का, ठीक है। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी इनको क्या मिलता, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का परमिशन मिल जाता है। कहाँ पे, आगरा में, अहमदाबाद में और बरोच में, ठीक है। और इसके बाद ये दो कंपनी का मर्जर वाला है, तो ये हम सबसे लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों का फोकस हो जाता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी कहाँ, गोलकोंडा, ठीक है। तो गोलकोंडा, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से 1632 में इनको गोल्डन फरमान मिल जाता है। फरमान मिलता है क्या, गोलकोंडा के पोस्ट पे ये ट्रेडिंग कर सकते थे, तो वो भी मिलता है। उसके पीछे भी कुछ शर्त होगा ना, तो शर्त ये रहता है गोलकोंडा के सुल्तान की तरफ से कि आपको 500 पगोडाज देना पड़ेगा पर ईयर। तो 500 पगोडाज पर ईयर पे इनको गोलकोंडा के कोस्ट पे मिल जाता है ट्रेडिंग करने का परमिशन, ठीक है। इसके बाद 1639 में तो 1639 में क्या होता है, 45 फैक्ट्री एट मद्रास, इसका परमिशन मिल जाता है, परमिशन टू 45 फैक्ट्री एट मद्रास, ठीक है। और वो किससे मिलता है, रूलर ऑफ चंद्रगिरी से इनको मिलता है, ठीक है। और जो मद्रास में ये फैक्ट्री बनता है उसको बाद में किस नाम से जानते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से उसको बाद में याद रखा जाता है, ठीक है। और ये किसको मिलता है, फ्रांसिस डे को मिलता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अब फिर बंगाल के बारे में देखते हैं, फुट होल्ड इन बंगाल, ठीक है। तो 1651 में सासुजा से परमिशन मिलता है कहाँ पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का, हुगली में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का। हुगली में फैक्ट्री एस्टैब्लिश होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जब ये ब्रिटिशर्स फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं प्लस ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ के जो लोकल कस्टम वाले रहते हैं वो इनको बहुत परेशान करते हैं। तो विलियम हेक जो कि फर्स्ट गवर्नर था, वो चले जाते हैं सियासत खां के कोर्ट में, लेकिन और ये अपने इनके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको वहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। और इसके वजह से क्या हो जाता है, मुगल वर्सेस इंग्लिश से स्टार्ट हो जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और अक्टूबर 1686 में मुगल क्या करते हैं, सेक्ट कर देते हैं हुगली से इंग्लिश को, और इंग्लिश भी रिटेलिएट करते हैं। तो इंग्लिश से रिटेलिएट करके क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं इंपेरियल फोर्ट ऑफ थाने के इंपेरियल फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। और एट लास्ट क्या होता है, इंग्लिश फोर्स को फोर्सफुली लीव करना पड़ता है बंगाल को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जॉब चार्नोक नेगोशिएट करने पहुंच जाते हैं मुगल कोर्ट में, और उसमें क्या होता है कि ट्रीटी साइन हो जाता है फैब 1690 में। ट्रीटी में इनको सुल्तानेटी में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का परमिशन मिल जाता है अगस्त 1690 में, ठीक है। और इसके थ्रू ये वहाँ पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर देते हैं, और प्लस ट्रेड का भी फरमान मिल जाता है फैब 1691 में। फिर क्या होता है कि ये सब फरमान मिल जाता है प्लस फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का भी इनको परमिशन मिल जाता है। तो ये वहाँ पे इंग्लिश वाले काम करने लगते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने लगते हैं, लेकिन लोकल जमींदार वगैरह बहुत इनको परेशान करने लगते हैं। तो परेशान करने की वजह से फिर ये जाते हैं मुगल कोर्ट में। तो एट लास्ट इनको क्या होता है कि मुगल कोर्ट से मिलता है जमींदारी 3 विलेजेस की, सुल्तानटी, गोविंदपुर और कालीकटा का सुल्तानटी और गोविंदपुर का जमींदारी मिल जाता है मुगल कोर्ट से, ठीक है। फिर ये फोर्टिफिकेशन करने लगते हैं सुल्तानटी को, और जिसको हम फोर्ट विलियम के नाम से एट लास्ट 1700 में जानते हैं, ठीक है। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं सर चार्ल्स आयर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश को बॉम्बे कैसे मिलता है। तो ब्रिटिश को बॉम्बे डॉरी में मिलता है, वो भी किसके, चार्ल्स सेकेंड, जो कि 1662 में मिलता है। इनका शादी किससे होता है, तो इनका शादी होता है प्रिंसेस कैथरीन से, इनका शादी होता है, ठीक है। और उनके शादी में डॉरी में बॉम्बे मिलता है चार्ल्स सेकेंड को। और चार्ल्स सेकेंड क्या करते हैं, इसको हैंडेड कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में, जो कि 10 पगोडाज पर ईयर के हिसाब से ब्रिटिशर्स को इनको देना रहता था सालाना, ठीक है। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इसको हेड क्वार्टर बना लेते हैं 1687 में बॉम्बे को, ठीक। तो यहाँ तक हमारा कहानी कंप्लीट हो गया। अब हम फारूक सियार को फरमान देखते हैं, जो कि 1770 में मिला था, ठीक है। तो जॉन सुमन का मिशन था, तो उसमें 3 फरमान मिलता है, जो कि
फारूक सैयार से मिलता है, जिसको ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, एक मिनट, तो स्टार्ट करते हैं। तो फारूक सैयार से 3 फरमान मिलता है, जो कि मैग्ना कार्टा बोलते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, तो बंगाल में कंपनी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एग्जाम्ड था, उससे एडिशनल ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। और इसमें कितना, 3,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से देना था, और उसके अलावा कुछ नहीं देना था। मतलब 3,000 पर ईयर के हिसाब से देकर, और बंगाल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे एडिशनल ड्यूटी से फ्री कर दिया गया था कंपनी को। ठीक है, और उसके बाद इनको क्या मिलता है, डेस्क परमिट मिलता है, जो कि किस लिए था, टू रेंट मोर लैंड अराउंड कलकत्ता। मतलब रेंट पे लेने के लिए ज़्यादा लैंड कोलकाता के अराउंड में। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद में क्या मिला था, रेंट प्रिविलेजेस मिला था। और सूरत में क्या मिला था, एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल ड्यूटीज। और उसके बदले में इनको क्या देना था, 10,000 रुपये पर ईयर देना था सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिला था। और भी मिला था, कंपनी को सिक्के बनाने की का भी परमिशन मिला था। और साथ ही साथ कहाँ पे बनाने को मिला था, बम्बई में मिला था बनाने को। और साथ ही साथ मुगल कोर्ट उस सिक्के को एक्सेप्ट भी कर लिए थे, और वो भी अपने अपने राज्य में उस सिक्के को चलाते थे, जो कि कंपनी के द्वारा बना कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब देखना है कंपनी का मर्जर। 2 कंपनी का मर्जर होता है कब, 1708 में। तो इसके पीछे की कहानी को अब हम जानना है। फिर ये जो ब्रिटिश वाला पोर्शन है, अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1688 में, जिसमें विग्स अपोज करते हैं किसके लिए, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सही सिर्फ मोनोपोली मिला हुआ था, उसको अपोज करते हैं। ठीक है, तो इनके अपोज करने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ से हमें यहाँ पे चले जाना। इनके अपोज करने के बाद क्या होता है, राइवल कंपनी फॉर्म होती है। और वो कहाँ, विलियम नॉरिस, जो कि 1701 और 1702 में, और एम्बेसडर ऑफ कहाँ पे जाते हैं, औरंगजेब के कोर्ट में जाते हैं एम्बेसडर बन के। ठीक है, लेकिन ये कंपनी जो फॉर्म होती है, ये बाद में जाकर फेल हो जाती है, इसलिए यहाँ पे फेल्ड लिखा हुआ है। तो लास्ट में इस कंपनी को मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइटल क्या मिला रहता है उसको, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, उसका टाइटल मिला रहता और नहीं मिला रहता। ठीक है, फिर ये क्या, ये जब राइवल कंपनी फॉर्म होती है, तो ये क्या प्रेशर क्रिएट करता है किसके ऊपर, क्राउन पे और पार्लियामेंट पे। तो फिर क्या किया जाता है कि 2 कंपनी को मर्ज किया जाता है 1708 में, और मर्ज करके बना जाता है यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, जो कि बाद में चल के बनता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ये 2 कंपनी का मर्जर का कहानी यही था। ठीक है, तो ये लेक्चर अब हमारा कंप्लीट होता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, जो कि माइंड मैप के थ्रू हमने कंप्लीट कर लिया। और एक मिनट, और ये रहा हमारा कंप्लीट माइंड मैप। तो आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो लेकर और अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें कि इसमें और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बस ये थोड़ा बहुत मिस्टेक चल रहा है, तो वो मैं धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव करते जाऊँगा और ख़त्म करते जाऊँगा। बट ये विजुअल्स अच्छा है, सो कमेंट करें और सजेशन दें कि इसमें हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।